तनाव का यह माहौल क्यों महसूस हो रहा है? यह कैसा रिश्ता है? यह व्यक्ति मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। मैंने तुरंत उसके साथ हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। 3 मेजें क्षतिग्रस्त थीं और कुर्सियों के लिए कुल 3,200 युआन हुए, और जो नानी का भावनात्मक नुकसान का हर्जाना भी था। यह इस पर निर्भर करता था कि वह कितना मांगती है। जो ने भुगतान टर्मिनल पर 30 और 200 दर्ज किया। लू यूदी ने स्वाभाविक रूप से 300 और 200 का भुगतान कर दिया। फिर जो ने अपना भुगतान कोड सौंपा। उसने राशि 500 सेट की। यह मेरे भावनात्मक नुकसान के लिए है। मैंने शुरू में और ज्यादा मांगने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि यह व्यक्ति लू यूदी सामने आई तो उसका रवैया काफी अच्छा था। उसने बहुत जल्दी भुगतान भी कर दिया। सोचने के बाद मैंने तय किया कि उससे जबरन वसूली नहीं करूंगी। भुगतान पूरा होने के बाद मैंने कहा, लिहाओ पर नजर रखना, उसे दोबारा मेरी जगह पर पागलपन नहीं करने देना अगली बार। यह मुआवजा चुकाने जितना सरल नहीं होगा। लू यूदी ने राहत की सांस ली। वह दोबारा तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। रसोई के कर्मचारी उन गुंडों को पहले ही भगा चुके थे। दुकान में केवल वे कुछ ही लोग बचे थे। सब कुछ सुलझ जाने के बाद चलो दुकान बंद करते हैं और घर चलते हैं, इशियाई ने मुझसे धीरे से कहा। लू यूदी को शियाओशिन सबसे ज्यादा नापसंद थी। जियांगयू के सामने वह हमेशा नरम और सौम्य व्यवहार करती थी। मैंने सिर हिलाया। ताला लगाने के बाद लू यूदी दरवाजे के बाहर मुझे और उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख रही थी। रास्ते में संभल कर जाना। फिर उसने चिचुआ से माफी मांगी कि उसे इतनी दूर आना पड़ा। छुआ मुस्कुराई और बोली, मैं चिंता कैसे न करती, लेकिन अच्छा है कि तुम ठीक हो। जल्दी घर जाओ। मैंने उसे हाथ हिलाया और शियाई की कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। लू यूदी ने कार की टेललाइट्स को ओझल होते देखा। वह लंबे समय तक कचरे के डिब्बे में रखे कचरे को देखती रही। उसे वह शादी की अंगूठी याद आई जो उसने तब खरीदी थी और उसमें फेंक दी थी। क्या देख रही हो? कचरा बनकर पुनर्चक्रित रिसाइकल होने का सोच रही हो? छुआ ने चिढ़ाया। लू यूदी ने नजरें हटा लीं। कचरा आमतौर पर कहां ले जाया जाता है? जो चीजें मैंने फेंकी थीं। शायद डंप पर। तुमने क्या फेंका? उसने कार का दरवाजा खोलते हुए और अंदर बैठते हुए लापरवाही से पूछा। लू यूदी ने आज रात शराब पी थी, इसलिए छुआ गाड़ी चला रही थी। शादी की अंगूठी। छुआ चुप हो गई। उसने लड़ाई शुरू करने से पहले पक्का उस अंगूठी को दूसरे व्यक्ति के सामने ही फेंका होगा। बाद में उसने ठंडी प्रतिक्रिया दी और अंगूठी फेंकने की बात मानने से इनकार कर दिया, इस उम्मीद में कि दूसरा पक्ष पहले अपना सिर झुकाएगा। कार में बैठने के बाद बॉस ने एक पता दिया। मुझे वहां ले चलो। छुआ ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह लिजियाओ का वर्तमान पता है। उसने चिढ़ाया, लड़की, क्या तुम साथ रहने की योजना बना रही हो? बकवास बंद करो। कुछ चीजें हैं जो मुझे उसके साथ साफ करनी है। छुआ को यह समझ नहीं आया, इसलिए लू यूदी ने सीधे पूछा, क्या तुम जानती हो कि लिहाओ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है? चूंकि उसने पूछा, छुआ बोल पड़ी। वे सभी चतुर लोगों के बीच घुलती मिलती थीं। वे लिहाओ के छोटे मोटे विचारों को कैसे नहीं समझ पाती? जब तक कि लू यूदी यह दिखावा न कर रही हो कि वह नहीं जानती या जानती है और परवाह नहीं करती, या उसे लिहाओ के कारण वह प्यारा लगता हो, तो वह प्यार कितना गहरा होगा कि वह उसे इतना लाड प्यार दे रही है। जब वे लिहाओ के घर के नीचे पहुंची तो छुआ ने कार पार्क की और इंजन बंद कर दिया। अप्रत्याशित रूप से लिहाओ पहले से ही नीचे उनका इंतजार कर रहा था। छुआ ने चुपचाप उसका जायजा लिया। उसने सफेद शर्ट के ऊपर ट्रेंच कोट पहना था। उसे मानना पड़ा कि वह बहुत हैंडसम है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मौसम में उसने स्कार्फ क्यों पहना है। यह मई की शुरुआत थी। भले ही योंगांग का मौसम अजीब था, या तो बेहद ठंडा या बेहद गर्म। भले ही रातें ठंडी थीं, लेकिन स्कार्फ पहनने जितनी सर्दी नहीं थी। जब लू यूदी ने उसे इस हालत में देखा तो उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। पहली बार जब वह लिहाओ से मिली थी तो वह भी उसी रंग के स्कार्फ में ठंडी हवा में खड़ा था। उस समय उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे और जानने के लिए प्रेरित किया था। यदि उसने शेन से ब्रेकअप नहीं किया होता तो अतीत के उस दृश्य को याद करके शायद वह भावुक हो जाती, लेकिन अब उसे केवल झुंझलाहट महसूस हो रही थी। तुम नीचे जाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। सच कहूं तो छुआ भी उनकी बातचीत सुनना चाहती थी। लू यूदी ने कार का दरवाजा धक्का दिया और बाहर निकल गई। लिहाओ ने सिर झुकाया। माफ करना यूदी, मैंने आवेग में आकर काम किया और तुम्हें मेरे लिए सफाई देनी पड़ी। लू यूदी शांति से उसके सामने खड़ी रही। मुझे सच बताओ, तुम्हारा सटीक कारण क्या था? लिहाओ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा था। पिछली बार उसने मुझ पर पानी डाला था, मैं ठीक था। लेकिन उसने तुम्हें भी भिगो दिया। मैं तुम्हें गलत होते हुए नहीं देख सकता। यूदी, क्या तुम मुझे दोष दोगी? लेकिन दुर्भाग्य से यह वही हरकत थी जिसे लू यूदी सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। समस्या यह थी कि यह लिहाओ था। बहाना काफी उचित लग रहा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उस समय लिहाओ ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ दिया था।
क्या उसने तब परवाह की थी कि वह परेशान होगी? ऐसी चीजें जिनकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी। उसे विश्वास नहीं था कि सालों बाद उसे अचानक परवाह होने लगी है, सिवाय इसके कि उसे लगा हो कि वह उसकी रक्षक है। लिहाओ, खेल बंद करो। हमारे सर्कल में इस तरह की बहुत सारी तरकीबें हैं। मैं उन्हें तुमसे बेहतर समझती हूं। कार की खिड़की नीचे होने के कारण छुआ उनकी बातचीत सुनकर पूरी तरह से मनोरंजन कर रही थी। एक बात तो साफ थी, लू यूदी बचपन से ही लाड प्यार में पली बढ़ी थी। एक बार उसे छोड़ दिया गया तो भले ही उसे पुरानी यादें याद हों, वह उस व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एकमात्र सवाल यह था कि क्या लिहाओ उसका अपवाद बनेगा। लू यूदी ने जोड़ा, तुमने मेरे बारे में अपनी भावनाओं का परीक्षण करने के लिए शेन का इस्तेमाल किया। लिहाओ, तुम पहले ऐसे नहीं थे। लिहाओ के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, लेकिन उसने जल्दी से इसे छिपा लिया। आंखें नीची करते हुए उसने धीरे से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तुम मुझसे पूरे दिल से प्यार करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। तुम वो हो जिसने मुझे छोड़ा। अध्यक्ष लू अपनी गरिमा की बहुत परवाह करती थीं और सीधे यह कहने में शर्मिंदा थीं कि उन्हें छोड़ दिया गया था। लिहाओ अतीत के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने सीधे लू यूदी को गले लगा लिया। यूदी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। तुम्हारे लिए नाराज होना सही है, लेकिन जब बाकी सभी ने मुझे छोड़ दिया तो तुम ही थी जिसने मेरी मदद की। वह समय जब मैं तुम्हारे साथ था मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दौर था। लू यूदी ने उसे गले नहीं लगाने दिया। बोलने से पहले कुछ सेकंड तक चुप रही। तुमने हमेशा मेरे दिल में एक जगह बनाई रखी है, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है वह तुम्हारी यादों वाला संस्करण है। अब जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो मुझे पहले जैसा महसूस नहीं होता। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह अभी भी उन पुरानी भावनाओं को संजोती थी कि उनके साथ बिताए गए सभी सुंदर पल उसके दिमाग में और भी सुंदर हो गए थे। उसकी भावनाएं एक पल के लिए उमड़ पड़ी। उसने लिहाओ को दूर धकेल दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने उसे चेतावनी दी, भविष्य में ऐसी कष्टप्रद छोटी तरकीबें फिर से न खेलें। यह कहकर वह कार में बैठ गई और चली गई। लिहाओ काफी देर तक निराश होकर देखता रहा, फिर ठंडी हंसी हंसा। क्या उसने अभी भी मेरी मदद नहीं की? छुआ ने कार में व्हाइट मूनलाइट नाम का एक गाना चलाया। उसने यह दृश्य देखने के बाद इसे विशेष रूप से चुना था। लू यूदी जितना सुनती उतना ही कुछ अजीब लगता। वह अंदर से चिढ़ गई और संगीत बंद कर दिया। छुआ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तो अंत में तुम्हारे दिल में जो व्यक्ति है वह सिर्फ एक आदर्श कल्पना है जिसे तुमने खुद बनाया है। अब असली व्यक्ति के सामने आने से भी काम नहीं चलता। लड़की, तुम पहले एक कमीनी स्कम बैग रही हो, लेकिन तुम कभी मूर्ख नहीं रही। छुआ की राय में उनके माता पिता के सोशल सर्कल के सभी बच्चों में लू यूदी की प्रतिष्ठा हमेशा सबसे अच्छी रही थी। स्वाभाविक रूप से उसमें उत्कृष्ट गुण थे। छुआ थोड़ी देर रुकी। वह शेन और शियाई के सुंदर प्रेम की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। यदि तुम अपने पिछले रिश्ते से जल्दी आगे बढ़ सको तो यह तुम्हें और भी चतुर बना देगा। फिर बस अपनी कार चलाओ। वह और शियाओशिन मूल रूप से दुश्मन थीं, जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती थीं। नहाने और बिस्तर पर जाने के बाद शियाओशिन ने मुझे अपनी बाहों में लेने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं शियाओशिन को देखने के लिए अपना सिर घुमाती हूँ। थोड़ी हैरान थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो नानी सच में अद्भुत है। मैं बस पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि उसने सीधे काउंटर के ऊपर छलांग लगा दी। उसने तुरंत उनमें से दो को लात मारी और वे दोनों वापस उठ भी नहीं सके। उसने निश्चित रूप से प्रशिक्षण लिया था। एक ठहराव के बाद वह हंसी। उस समय मैं सोच रही थी कि क्या मुझे अभी भी पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या होगा अगर जो नानी ने उन्हें गंभीर रूप से चोट पहुंचाई हो या ऐसा कुछ। लेकिन यह अच्छा रहा। उन गुंडों ने लगभग तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। शियाओशिन ने अपने होंठ हल्के से सिकोड़े। उससे क्या होता है? उसने अभी स्नातक किया है और अपने सपनों का पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसके सभी कार्ड फ्रीज कर दिए। इसलिए उसने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना फोन निकाला। मैं पूछूंगी कि वह कैसी है। शियाओशिन ने अपना सिर मेरे ऊपर रखा और मुझे जो नानी को मैसेज भेजते हुए देखा। आज तुम्हारी लड़ाई हो गई, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जो नानी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। वे लोग बहुत कमजोर दिख रहे थे। मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। घर पर जो बॉडीगार्ड मेरी निगरानी करते थे वे सभी 6 फीट से लंबे थे, जो मांसपेशियों से भरे दोहरे दरवाजे वाले रेफ्रिजरेटर की तरह दिखते थे। मुझे उनसे भी डर नहीं लगता था। उनकी तुलना में ये लोग कुछ भी नहीं थे। शियाओशिन ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसे एक रेड एनवलप भेजो। यह सौभाग्य की बात है कि वह बच्ची आज वहां थी, अन्यथा उसे निश्चित रूप से चोट लग जाती। भले ही वे उसे पीटते नहीं, फिर भी वह डर जाती। मैंने तुरंत जो को 1000 युआन का रेड एनवलप भेजा। आज के लिए शुक्रिया। अपने लिए कुछ अच्छा खाने को खरीदना। जो ने जवाब दिया, शुक्रिया बॉस, लव यू लव यू। उसके बाद दिल के इमोजी की बांट आ गई। अतीत में
वह जमीन से 1000 युआन उठाने की भी परवाह नहीं करती थी। अब उसे यह बहुत पसंद आया। मैंने फिर पूछा, तुमने पहले प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है ना? जो ने इसे छिपाया नहीं। हाँ, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी मुझे बचपन से ही सभी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाते रहे हैं। मैं डींग नहीं मार रही हूं, लेकिन मैं बहुत सारे पेशेवरों से भी बेहतर हूं। मार्शल आर्ट्स? मैंने शियाओशिन से पूछा। तुम्हें क्या लगता है उसका परिवार क्या करता है? शियाओशिन ने सीधे जवाब दिया, एक बॉडीगार्ड कंपनी। मैंने मार्शल आर्ट स्कूल या डोजो का अंदाजा लगाया था। ऐसा लगता है कि उसके परिवार का व्यवसाय काफी बड़ा है, शायद किसी प्रकार का चैन ऑपरेशन। मैंने जो नानी को एक और मैसेज भेजा, तुम्हारा परिवार क्या करता है? जो नानी ने जवाब दिया, एक बॉडीगार्ड कंपनी। यदि मैं कोई नाजुक युवा महिला होती तो मेरे माता पिता मुझे बाहर भटकने देने को बर्दाश्त नहीं करते। खेत में उगने वाली गरीब छोटी गोभी बिना प्यार और देखभाल के। एक बॉडीगार्ड कंपनी। मैं अचानक सीधे बैठ गई और शियाओशिन को देखा। तुमने इतना सटीक अंदाजा कैसे लगाया? क्या तुम चीटिंग कर रही थी या कुछ और? शियाओशिन ने अपने हाथ फैलाए। यह सिर्फ एक रैंडम अंदाजा था। मैं जो नानी को पहले नहीं जानती थी, मैं चीटिंग कैसे कर सकती थी? मैंने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच था। वह जो को नहीं जानती थी, फिर भी उसने सही अंदाजा लगाया। यह सिर्फ अनुचित था। उस समय मेरा फोन कुछ और बार बजा। यह जो नानी का मैसेज था, बॉस, वह महिला जिसने मुझे आज रात भावनात्मक हर्जाना चुकाया, क्या वह हवाई ग्रुप की अध्यक्ष लू है? मैंने जवाब दिया, तुम उसे भी जानती हो? जो नानी ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन क्या उन सर्किलों में सभी अमीर लोग बॉडीगार्ड नहीं रखते? उनमें से बहुत से मुझे धुंधले से परिचित लगते हैं। फिर उसने अचानक विषय बदल दिया, बॉस, एक बॉडीगार्ड चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें वास्तव में एक की जरूरत है। यदि तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें फ्रेंडशिप डिस्काउंट दूंगी। मैं हंसी। चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं लू यूदी और अन्य लोगों की तरह किसी खगोलीय राशि की नहीं हूं, और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। बॉडीगार्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं बॉडीगार्ड से ज्यादा रसोइयां रखना पसंद करूंगी। जो नानी ने इस पर सोचा। यह भी सच है। वैसे भी मैं अभी भी आपकी जगह पर काम कर रही हूं। मैं खुद 3 लोगों का काम संभाल सकती हूं। थोड़ी देर तक चैट करने के बाद मैंने चैट स्क्रीन से बाहर निकल गई, अपना फोन बंद कर दिया और उसे एक तरफ रख दिया। जैसे ही मैं लाइट बंद करने वाली थी, मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं शियाओशिन को देखने के लिए मुड़ी। मैंने महसूस किया कि वह मुझे अपनी आंखों में मनोरंजन के साथ देख रही थी। नहीं, रुको, तुम इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा सकती हो? जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, यह उतना ही अजीब लगता गया। शियाओशिन ने मुझे धीरे से चढ़ाया और पूछा, इसमें इतना अजीब क्या है? सब कुछ अजीब है। तुमने निश्चित रूप से चीटिंग की है। शियाओशिन की आंखों में जो भाव था वह बहुत ही संदिग्ध था, जैसे वह जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही थी। लेकिन शियाओशिन ने फिर भी समझाने से इनकार कर दिया और जानबूझकर मुझसे मेरा तर्क पूछा, क्या तुम्हारे परिवार ने कभी उसकी कंपनी से बॉडीगार्ड रखे हैं? मुझे केवल तभी याद आया कि शियाओशिन का परिवार भी व्यवसाय में है। उसे बचपन में अगवा भी किया गया था। माता पिता निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखेंगे। शायद वास्तव में यही कारण था। इसे कहने के बाद मैंने अचानक सोचा कि क्या मैंने उसके लिए दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। एक पल के लिए मैं चुप हो गई। शियाओशिन ने समझाया, मैंने वास्तव में सिर्फ अंदाजा लगाया था। मैंने पहले वास्तव में बॉडीगार्ड रखे थे। मुझे लगता है कि उनका उपनाम जो था और जो सुराग उसने बताए, मैंने बस एक रैंडम अंदाजा लगाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने वास्तव में सही अंदाजा लगा लिया। यह देखते हुए कि वह परेशान नहीं लग रही थी, मैंने आखिरकार कहा, तो इसीलिए तुमने इतना सटीक अंदाजा लगाया? काफी देर बाद मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम अभी परेशान थी? 10 सेकंड से अधिक समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे लगा कि वह सो गई थी और एक अधिक आरामदायक नींद की स्थिति में बदलने वाली थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, शियाओशिन की सौम्य आवाज रात में घुल गई। क्या अब मेरे साथ तुम नहीं हो? जब मैं अकेली होती हूं और गलती से उन चीजों के बारे में सोचती हूं, तो यह इतना दर्द देता है कि मुझे मरने जैसा महसूस होता है। जिस पल मैं अपनी आंखें बंद करती हूं, मुझे केवल खून दिखाई देता है। न केवल मेरा अपना खून, बल्कि जैसे शिनरोन का खून भी मुझ पर छिड़क रहा है। यहां तक कि मेरे पैरों पर लुढ़कता हुआ कटा हुआ सिर भी मुझे आतंक से भर देता है। लेकिन अब जब कोई उसके पक्ष में था, तो वह खुद को अभी भी भाग्यशाली मानती थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस अपना हाथ उस पर टिका दी और धीरे से उसे सहलाया, क्योंकि बेडरूम फिर से शांत हो गया था। नाश्ते के बाद शियाओशिन स्कूल चली गई, जबकि मैं दुकान पर चली गई, जहां कल रात की 3 टूटी हुई मेजें हटा दी गई थीं। नई मेजें और कुर्सियां जो मैंने कल रात ऑर्डर की थीं, वे सुबह सुबह पहुंचा दी गई थीं। नई कुर्सियां लगा दी गई थीं। मैं कचरा साफ करने में थी जब बॉस ने पूछा, कल रात किसी ने परेशानी पैदा की? ऊने आकर कार्डबोर्ड के डिब्बों को साफ करने में मदद की। मैंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने पहले ही नुकसान का भुगतान कर दिया है।
मैंने सुरक्षा फुटेज देखी जो नानी सच में लड़ सकती है। वह मॉनिटर के सामने खड़ा होकर पूरी तरह दंग रह गया था। वह काफी नाजुक दिखती थी, लेकिन वे सभी चालें गंभीर मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। उनमें कुछ भी नकली नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वह आ गई है, तुम खुद उससे पूछ सकते हो। ग्राहक आ रहे हैं। मैं व्यस्त हो जाती हूं। अगर समय मिला तो हम बाद में बात कर सकते हैं। जैसा उसने कहा, वो इन्हें कॉफी बनाना शुरू कर दिया। जब जो अंदर आई तो वह तरोताजा और ऊर्जावान दिख रही थी। मैंने उसे देखा। आज उसने पूरी तरह से वह अजीब गैर मुख्यधारा का वाइब खो दिया था। इसके बजाय वास्तव में उसके पास कुछ शैली थी। जैसे ही जो नानी मेरे पास से गुजरी, उसने मेरा अभिवादन किया। मॉर्निंग बॉस। जब तक वह चुप रहती, निश्चित रूप से उसमें लालित्य था, शांत। वह एक लुभावनी सुंदरता की तरह दिखती थी। जिस पल उसने अपना मुंह खोला, हालांकि गलत, क्या मैं आज सुंदर दिख रही हूं? मैंने विशेष रूप से आपकी पत्नी की पोशाक शैली को कॉपी किया है। सच कहूं तो अच्छा लुक वास्तव में मायने रखता है। यह शैली उन ढीली चौड़ी पैरों वाली पैंट से अधिक सुविधाजनक महसूस होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शियाओशिन की शैली की नकल करेगी। जो कर रही हो उसे रोको। इन कुर्सियों को पीछे ले जाने में मदद करो। ठीक है। वह अभी भी अपने होठों के नीचे रैप गीत बड़बड़ाते हुए कुर्सियों को पीछे ले गई। मैं असहाय होकर हंसी और सफाई जारी रखी। कचरे के थैलों को एक साथ बांधा। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या जो यहां है? मैं यह पूछने वाले के पीछे एक सुंदर महिला को देखने के लिए मुड़ी। उसके बाल लंबे लहरदार थे, चमड़े की जैकेट थी, एक शानदार शरीर था और एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह कुछ हद तक जो नानी के समान लग रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह रिश्तेदार हो सकती है। मुझे उसे घूरते हुए देखकर दूसरी महिला ने समझाया, मैं उसकी बड़ी बहन हूं। जो नानी मेरी छोटी बहन है। मेरा नाम जोशी है। मैं उससे मिलने आई हूं। तो यह बात थी। वह पीछे है। मैंने उसे गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सही दिशा दिखाई। जोशी पीछे के कमरे में चली गई। इसके बारे में सोचने के बाद मैं भी उसके पीछे गई। जैसे ही जो नानी ने कुर्सियां ले जाना समाप्त किया, उसने ताली बजाई और बाहर निकलने के लिए तैयार हुई। जिस क्षण जो नानी ने जोशी को देखा, वह स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई और एक रक्षात्मक रुख अपना लिया। जोशी ने एक भौं उठाई जब उसने उसे देखा। फिर वह मुझे देखने के लिए मुड़ी। यह मेरी बहन है। मेरी नजरें बहनों के बीच इधर उधर घूमती रहीं। जब मैंने अपने हाथ फैलाए, क्या वह आपकी बहन नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जो बहनों को नहीं जानती, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह आपकी छोटी बहन है या नहीं? जोशी 2 कदम आगे बढ़ी, जबकि जो नानी पीछे हटती रही। उसी समय उसने चिल्लाया, मेरे करीब मत आओ। जिस पल उसने अपना मुंह खोला, जोशी ने तुरंत पुष्टि की कि वह वास्तव में उसकी बहन थी। उसने जो नानी को सिर से पैर तक मापा। तुम अब वास्तव में अच्छी कैसे दिखती हो? फिर उसने मेरी तरफ रुख किया। आप उसकी बॉस हैं? मैंने सिर हिलाया। सही है। आपने उसे उन गुंडा शैली के अजीब कपड़े पहनना बंद करने के लिए कैसे राजी किया? जोशी ने उत्सुकता से पूछा। मैं हंसी नहीं रोक सकी और जल्द ही और जोर से हंसने लगी। गुंडा शैली, हा हा, कर्मचारियों को सामान्य कपड़े पहनने होते हैं, मैंने समझाया। जोशी अविश्वासी लग रही थी। वह जो नानी खुद इस पोशाक को चुन सकती थी, लेकिन सच कहूं तो उन हास्यास्पद पोशाकों को उतारने के बाद उसकी बहन काफी अच्छी दिख रही थी। आप क्या जानती हैं, मेरी पसंद टॉप टियर है। आप ही हैं जो कला को नहीं समझती। जो नानी गंभीरता से कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। जोशी ने एक और कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ बढ़ाया, जिससे जो नानी बार बार पीछे हटने लगी। उसने तुरंत फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद! वह मुझे मार रही है, वह मुझे मार रही है। यहां कोई मर जाएगा। जोशी ने हाथ बढ़ाया और उस बड़े लहरदार बालों को पकड़ लिया। उस पर अपनी आंखें घुमाई। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे बालों को छू रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़े। ऐसा लगता है कि उसे घर पर बहुत पीटा गया था। जो नानी के साथ मजाक करने के बाद जोशी आखिरकार मुख्य बात पर आई। क्या तुम यह नहीं कह रही थी कि तुम रैप सीन में अपने सपने का पीछा करना चाहती हो? तो फिर मिसेस सी यहां काम क्यों कर रही है? क्या तुमने मेरे कार्ड फ्रीज नहीं किए थे? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं भूख से मर जाऊंगी। सपनों का पीछा करने की तुलना में खाना पहले आता है। चाहे आप कुछ भी करें, आप बस अपना जीवन कुछ भी उत्पादक किए बिना बर्बाद नहीं कर सकती। जोशी ने कॉफी शॉप के चारों ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां काम करती हैं। कम से कम आप आखिरकार कुछ कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब इधर उधर घूम रही हैं। जो नानी ने विरोध किया। आपका क्या मतलब है इधर उधर घूमना? वह कला थी। मुझे थोड़ी प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए गई। जोशी भी बैठ गई और रास्ते में मेरे लिए एक गिलास भी डाला। क्या आप जानती हैं कि आपका अच्छा दोस्त लिंगराण अब क्या कर रहा है? जिस पल लिंगराण का उल्लेख किया गया, जो नानी तुरंत गुस्सा हो गई। हम इसे एक साथ करने पर सहमत हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले उसने अचानक मुझसे कहा कि वह कंपनी का प्रबंधन करना सीखना चाहता है। गद्दार! जोशी ने रहस्यमयी मुस्कान का खुलासा किया।
अंदाजा लगाओ कि उसकी बहन ने उसके साथ क्या किया। जो नानी एक पल के लिए जम गई। मुझे मत बताओ कि उसे मजबूर किया गया था। उसने अपना सामान पैक किया और कहा कि वह तुम्हारे साथ सपनों का पीछा करना चाहता है। फिर उसकी बहन ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जो नानी ने एक सांस ली और वह सिर्फ उस बात से डर गई। फिर वह मुड़ी और गर्व से मेरे सामने अपनी तारीफ करने लगी। बॉस, मैं आपको यह बताती हूं, 6 फीट लंबे दोहरे दरवाजे वाले रेफ्रिजरेटर बिल्ट मसल वाले लोग भी मुझे नहीं रोक सके। उन्होंने मुझे मारा और फिर भी मैं भागने में कामयाब रही। प्रभावशाली है ना? मैंने अपना कप नीचे रखा और शांति से सिर हिलाया। प्रभावशाली, सच में काफी प्रभावशाली। कल रात मैंने इसे खुद देखा। उसकी बहन ने उसके उन गंदे ड्रेडलॉक को काट दिया था। जो नानी की आंखें झटके से चौड़ी हो गईं। तो क्या वह अब गंजा दिखता है? हा हा, वह अपनी उपस्थिति की बहुत परवाह करता था। इसके बाद वह शायद अवसाद में खुद को बंद कर लेगा। जोशी ने धीरे से सिर हिलाया। वह वास्तव में एक शट इन बन गया। वह घर से बाहर भी नहीं निकलता। जिस पल जो नानी ने वह दृश्य की कल्पना की, वह हंसी के मारे फूट पड़ी। मैं गंभीरता से कल्पना नहीं कर सकती कि वह कैसा दिखेगा। गंजा। जल्द ही पता चल जाएगा। उस अस्पष्ट वाक्य ने तुरंत मेरा ध्यान आकर्षित किया। जो नानी के चेहरे पर मुस्कान जम गई। मैं अब और नहीं जा रही, ठीक है? गंभीरता से, यह बहुत कष्टप्रद है। मैंने सामने की ओर इशारा किया। तो वापस काम पर जाओ। जो नानी तुरंत दौड़ पड़ी, यहां तक कि उसने मुझे मेरी जान बचाने के लिए एक आभारी धन्यवाद भी दिया। देखो, जोशी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और मुझसे कहा, उसने कोई परेशानी तो नहीं की, है ना? मैंने जोशी को बताया कि कल रात क्या हुआ था। मैं वास्तव में उसके प्रति काफी आभारी हूं। यह सुनने के बाद जोशी काफी राहत महसूस हुई। उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा, उसकी जिद्दी पर्सनैलिटी के साथ वह शायद किसी भी समय जल्द ही घर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। यदि कुछ भी सामने आए तो सीधे मुझसे संपर्क करें। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी भौहें थोड़ी उठीं। लॉन्ग ग्रुप, मैंने इसके बारे में पहले सुना था। पीछे बैठने और जो नानी के बारे में मुझसे बात करने के बाद वह चली गई। उसके जाने के बाद जो नानी ने पूछा, क्या मेरी बहन ने मुझे घर जाने के लिए कहा? और जवाब दिया। उसने कहा कि तुम्हारी जिद्दी पर्सनैलिटी के साथ तुम निश्चित रूप से अब घर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। जोशी मुस्कुराई। बेशक, उन्होंने मेरे कार्ड फ्रीज कर दिए और अगर मैंने इतनी जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया तो क्या यह अपमानजनक नहीं होगा? वह वास्तव में एक जिद्दी बच्ची थी। तो काम पर जाओ। उस सुबह शियाओशिन के उन 3 छात्रों को पढ़ाने के बाद जो वह 11 बजे ट्यूशन दे रही थी, जो शिनटोंग क्लास के बाद लौटी और स्वाभाविक रूप से फिर से शियाओशिन के साथ चैट करना शुरू कर दिया। आज मेरी क्लास में कम लोग आए थे। उसने शियाओशिन के साथ बात करते समय पानी का एक घूंट लिया। शियाओशिन ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या यह अच्छी बात नहीं है? अन्य कक्षाओं के छात्र अक्सर उनके व्याख्यान में भाग लेने आते थे। खैर, व्याख्यान में भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें देखने के लिए। वे शायद वित्त विभाग के व्याख्यान को सुनने गए होंगे। जो शिनटोंग उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। आप जानते हैं जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था, हवाई ग्रुप से लू यूदी। जो शिनटोंग ने उसे बताया। मैं प्रार्थना करती हूं कि वे जल्दबाजी करें और अन्य सुंदर महिलाओं के प्रति जुनूनी हो जाएं। साथ ही पूर्व छात्रों को हमें परेशान करना बंद करना चाहिए। अच्छा दिखना सच में एक बोझ है। कुछ लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पागल होते हैं। मुझे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले स्कूल में क्या हुआ था। अब इसके बारे में सोचना अभी भी कड़वा महसूस होता है। मुझे अब भी याद है, तब एक पागल पुरुष छात्र को उसे पसंद करना बंद करने के लिए मजबूर करने के लिए जिस क्षण उसने उसे दूर से देखा, वह जमीन पर थूक देती, अपनी छवि बर्बाद कर लेती। अन्य शिक्षक समझ गए थे कि वह क्या कर रही है और परिसर के वातावरण को बर्बाद करने के लिए उसे कभी रिपोर्ट नहीं किया। वैसे भी एक बार जब पुरुष छात्र चला जाता तो वह वापस आती और खुद सब कुछ साफ कर देती। उस अवधि के बारे में सोचना ही मुझे ढहने जैसा महसूस कराता है। स्वाभाविक रूप से शियाओशिन ने भी ऐसी चीजों का अनुभव किया था, और भी पागल वाले। ये सच में दुखद था। ऐसी दिलचस्प कहानियां भी। पिछली बार जब उसने अपने पति के साथ रात का खाना खाया था तो वह उनका उल्लेख करना पूरी तरह भूल गई थी। शियाई ने केवल उसे स्कूल में लू यूदी का उल्लेख करते हुए सुना, लेकिन बाकी को नहीं पकड़ पाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू यूदी आज स्कूल में व्याख्यान देने आएगी। लू यूदी उसे निशाना बना सकती थी, लेकिन वह कभी नहीं डरी। ऐसा लगता है कि सभी स्कूल नेता वही हैं। उन्होंने उसे पहले इतनी बार आमंत्रित किया और वह कभी नहीं आई। इस बार उसने वास्तव में उन्हें चेहरा दिया। शियाई ने एक शांत पावती दी, अभी भी अपनी किताब पलट रही थी। थोड़ी देर बाद वह रुकी, किताब बंद की और खड़ी हो गई। चलो खाते हैं। जो शिनाटोंग ने अपना सामान पैक किया। चलो। दोपहर में मैंने गिलहरी के आकार की मैंड्रिन मछली का ऑर्डर दिया। जो शिनाटोंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप आमतौर पर खट्टी मीठी डिश पसंद नहीं करती?
मेरे पति को वे पसंद हैं। मैं वापस जाकर देख रही हूं कि यह कैसे बनाया जाता है। शेन खट्टे मीठे स्वाद पसंद करता है, इसलिए वह हाल ही में उन्हें अधिक बार खा रहा है। शायद उसे अब ऐसी डिश ऑर्डर करने की आदत हो गई होगी। जो शिनाटोंग ने अपनी आंखें बंद की और एक हाथ अपने माथे पर दबाया। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। जब जो शिनाटोंग और शियाओशिन ने दोपहर का भोजन समाप्त किया और निकले, तो यह केवल 11 थैस था। पास से गुजरने वाले कुछ छात्र शायद वित्त विभाग से थे, जो लू यूदी के बारे में बात कर रहे थे। शियाओशिन को झुंझलाहट महसूस हुई और वह लू यूदी का नाम बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। वापस लौटते समय वित्त विभाग का व्याख्यान शायद अभी समाप्त हुआ था। लू यूदी कई स्कूल नेताओं से घिरी बाहर निकली। जैसा कि कहावत है, दुश्मन रास्ते में मिलने के लिए बाध्य हैं। आप जितना अधिक किसी को नहीं देखना चाहते, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे दिखाई दें। लू यूदी वास्तव में सुंदर है। जो शिनाटोंग ने उसकी तरफ तिरछी नजर डाली, वह और शियाओशिन लगभग समान रूप से मेल खाती हैं, लेकिन वे बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं। शियाओशिन ने अपनी आंखें आगे रखीं और सीधे आगे बढ़ गई। लू यूदी ने उसे भी देखा। वह अपने आसपास के लोगों की एक भी बात नहीं सुन पा रही थी। वह वहां खड़ी होकर शियाओशिन को कई सेकंड तक घूरती रही। उसके पूर्व शिक्षकों में से एक अब विभाग निदेशक था। निदेशक जियांग ने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा। उसने महसूस किया कि यह शियाओशिन थी और उसने उसका परिचय दिया। वह हमारी यूनिवर्सिटी के चीनी विभाग की प्रोफेसर हैं। वह सिर्फ 27 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गई। युवा शिया वास्तव में प्रभावशाली है। शियाओशिन ने एक बार वित्त विभाग की प्रतियोगिता में भाग लिया था और भले ही यह विषयों को पार कर गई, फिर भी उसने एक पुरस्कार जीता। वह अभी भी उस समय एक शिक्षक था और गहराई से प्रभावित था। बाद में शियाओशिन उसकी सहकर्मी बन गई। हालांकि वे एक ही क्षेत्र में नहीं थे, फिर भी वे काफी बार बातचीत करते थे। लू यूदी की आवाज अचानक ठंडी हो गई। मैं उसे जानती हूं। अध्यक्ष लू वास्तव में अपनी मेटर अल्मा माटर को अच्छी तरह जानती है। समूह ने थोड़ी देर तक बातचीत की और हंसा जब अचानक लू यूदी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और जल्दी से शियाओशिन तक पहुंच गई। उसने ठंडे लहजे में उसका नाम पुकारा। शियाओशिन का नाम इतनी जोर से बोला गया कि यह कुछ हद तक डराने वाला लगा। शियाओशिन स्पष्ट रूप से उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन जो शिनाटोंग यह महसूस करते हुए कि लू यूदी स्पष्ट रूप से शियाओशिन को बुला रही थी, उसे देखने के लिए मुड़ी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पिछली बार उसे पहले ही महसूस हुआ था कि शियाओशिन लू यूदी के प्रति थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में एक दूसरे को जानती थीं। करीब नहीं। शियाओशिन रुक गई और लू यूदी को अपने पास आते देखा। वह अभिव्यक्ति घृणा से भरी थी, जैसे कि लू यूदी उसे जीवित फाड़ देना चाहती थी। शियाओशिन, जब तुमने मेरे पति को चुराया था, क्या तुम उस समय काफी अहंकारी नहीं थी? वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया था। शियाओशिन ने शांति से जवाब दिया, आप विवाहित नहीं थे और जिस तरह से आपने उसके साथ व्यवहार किया, क्या आप खुद उसे नहीं जानती? शेन और मैं हमेशा खुले और ईमानदार रहे हैं। हम किसी भी पूछताछ का सामना कर सकते हैं। डरने की क्या बात है? लू यूदी ने उपहास किया। भले ही हम विवाहित नहीं थे, फिर भी वह पति था जिसे मैंने पहले ही चुना था। हम पहले से ही अपनी शादी को पंजीकृत करने की तैयारी कर रहे थे और फिर बस कुछ दिन बाद तुमने उसे चुरा लिया। तुमने उसका फायदा उठाया और उसे भावनात्मक रूप से कमजोर होने पर तुमसे शादी करने के लिए धोखा दिया। प्रोफेसर शियाओशिन, आप जैसे किसी व्यक्ति में कोई नैतिकता कैसे हो सकती है? आप उसके पैसे के पीछे थीं और यह वह प्रोफेसर है जो स्कूल के पास है, छात्रों के लिए एक रोल मॉडल। धत तेरी, तुम व्यावहारिक रूप से कचरा हो। लू यूदी ने उसे गहराई से घूरा, शब्द दर शब्द बोल रही थी। मुझे शर्म आती है कि इस स्कूल में आप जैसा कोई है। शियाओशिन ऐसी अपमानजनक बातें सुनने के बाद भी अविश्वसनीय रूप से शांत रही। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुई। वह इतनी शांत थी कि ऐसा लगा कि लू यूदी उसके बारे में बात ही नहीं कर रही थी। जो शिनाटोंग को विश्वास नहीं था। आखिरकार उनके स्कूल के दिनों से अब तक वह बता सकती थी कि शियाओशिन उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जिसका लू यूदी ने वर्णन किया था। वह सक्षम थी और सच कहूं तो जो शिनाटोंग को महसूस हुआ कि शियाओशिन के पास वास्तव में व्यावसायिक प्रतिभा है। यदि वह वास्तव में पैसे चाहती थी तो वह विश्वविद्यालय में रहने पर जोर क्यों देती? उस समय को पैसे बनाने में बिताना बेहतर नहीं होता? जो शिनाटोंग की नजर में शियाओशिन केवल कोई ऐसी थी जो एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। लेकिन एक चीज थी जिस पर उसने सवाल उठाया, क्या शियाओशिन ने वास्तव में लू यूदी के मंगेतर को चुराया था? भले ही उसने ऐसा किया हो, जब तक शियाओशिन अपने कारणों की व्याख्या कर सकती थी तब तक जो शिनाटोंग उस पर विश्वास करती। लू यूदी, वह मेरा पति है, थोड़ा सम्मान दिखाओ। या शेन हमारे शादी करने से पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। लू यूदी ने सीधे उसे काट दिया। मैंने ब्रेकअप करने के लिए कभी सहमति नहीं दी। तो फिर तुम मुझे थोड़ा सम्मान क्यों नहीं दिखाती? मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती, लेकिन मेरे पति, मैं उसे स्वेच्छा से वापस लाऊंगी।
और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक पागल कुत्ते के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लू यूदी अपने चारों ओर एक ठंडी आभा के साथ चली गई। कई स्कूल नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर पूछा, प्रोफेसर शिया, क्या उसने जो कहा वह सच है? उनकी नजर में प्रोफेसर शिया पूरी तरह से उस प्रकार की थीं जो कभी लड़ती या प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी। बस चुपचाप एक साधारण जीवन जीती थी। वह शायद ही कभी स्कूल के बाहर व्याख्यान स्वीकार करती थी। यह कहना कि वह पैसे के लिए लालची थी। उन्हें सच में विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि शायद वह इसे छिपाने में अच्छी थी। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है। मेरे लिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या मुझे शेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? उसका पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा है। लू यूदी पागल हो गई है। वह जिसे देखती है उसे काटती है। स्कूल के नेताओं ने स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहा। शियाओशिन को थोड़ा सा सांत्वना देने के बाद वे लू यूदी के पीछे चले गए। कुछ आसपास के छात्र धीरे धीरे तितर बितर हो गए। सभी काफी उत्साहित दिख रहे थे। वे शायद काफी देर तक इसके बारे में गपशप करेंगे। शियाओशिन ने अपनी बांह रगड़ी और केवल तभी जो शिनटोंग ने पूछा, क्या जो लू यूदी ने कहा वह सच था? मेरा मतलब किसी के पति को चुराने का हिस्सा। बेशक उसने शियाओशिन के चरित्र पर भरोसा किया। यह सिर्फ इतना था कि शियाओशिन ने अचानक बिना किसी चेतावनी के शादी कर ली थी, जो वास्तव में थोड़ा अजीब था। यह गलत है। शियाओशिन के दृढ़ उत्तर को सुनकर जो शिनटोंग तुरंत मुस्कुरा दी। मुझे पता था। फिर तुम्हारे और शेन के बीच क्या हुआ? वे वास्तव में अपनी शादी को पंजीकृत करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पंजीकरण से पहले लू यूदी ने शेन पर हाथ उठाया था और फिर शेन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जो शिनटोंग हैरान थी। लू यूदी ने वास्तव में शेन को मारा? मैं गंभीरता से नहीं बता सकी कि वह उस तरह की व्यक्ति थी। शियाओशिन की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। वे एक साथ बड़े हुए थे। जो शिनटोंग और भी अधिक हैरान थी। वह उसके बाद भी उसे मार सकती थी? फिर यह किसी के पति को चुराने की स्थिति कैसे है? वह सिर्फ चीजें बना रही है। नहीं, गंभीरता से। लू यूदी पूरी तरह से बेशर्म हो रही है। दोनों एक दूसरे के बगल में कार्यालय की ओर वापस चले गए। जो शिनटोंग को अचानक एक साजिश का सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सूझा। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि लू यूदी ने केवल आपके कारण यह व्याख्यान देने के लिए सहमति दी? वह निश्चित रूप से मेरे कारण आई थी। जब से उसे पता चला कि उसने मुझसे शादी की है, लू यूदी मुझे मारना चाहती है। लेकिन अगर वह वास्तव में गंभीर हो गई और असली के लिए लड़ी, तो वह शेन के माता पिता को खुद को समझा नहीं पाएगी। इसलिए वह केवल कठिन बात कर सकती है। अधिक से अधिक वह केवल कुछ सतही चोटें पहुंचाएगी। जीवन के लिए खतरा नहीं। जो शिनटोंग को याद आया, पिछली बार उन्होंने कार्यालय में लू यूदी के बारे में बात की थी। शियाओशिन का रवैया तब अब समझ में आता है। तो घर जाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। कौन जानता है कि लू यूदी क्या कर सकती है? हालांकि शायद वह कुछ इतना स्पष्ट नहीं करेगी। पहले उन्होंने सोचा कि दोपहर में यह छोटी सी घटना खत्म हो गई थी, लेकिन कौन जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। दोपहर तक चीजें पहले ही फैलनी शुरू हो गई थीं। कैफे व्यस्त नहीं था, इसलिए मैं 4 बजे घर चली। रात के खाने के लिए क्या डिश बनानी है, इसके बारे में सोचते हुए शियाओशिन ने कल खाना बनाया था, इसलिए आज मेरी बारी थी। सोफे पर थोड़ी देर लेटने के बाद मैं उठी, फ्रिज खोला और पकाने के लिए सामग्री निकाली। सूप को उबलने के लिए रखने के बाद लिविंग रूम की मेज पर रखा फोन लगातार बजता रहा। मैं अपने फोन को उठाने से पहले अपने हाथ धोकर सुखा ली। यह जो का मैसेज था। उत्सुक होकर मैंने चैट विंडो खोली। जो इस समय मेरे लिए क्या मैसेज भेज सकता है? जो ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट के साथ एक वीडियो भेजा था। बॉस, क्या यह कल रात की अध्यक्ष लू नहीं है और उसके सामने खड़ा व्यक्ति आपकी पत्नी है? जो नानी को कल रात ही अजीब लगा था कि कैसे बॉस और अध्यक्ष लू के बीच का माहौल आज अजीब लग रहा था। और अन्य लोगों से पूछने के बाद वाह, पता चला कि बॉस और अध्यक्ष लू बचपन के प्रेमी थे। उन्होंने 2 साल तक डेट भी की। बॉस लू यूदी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी वे अलग हो गए। ऊ ने चुपके से उसे बताया कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि अध्यक्ष लू ने बॉस को मारा था। सच कहूं तो वह हैरान थी और उसे भी लगा कि ब्रेकअप होना जायज था। मुझे अचानक बुरा महसूस हुआ और मैंने तुरंत वीडियो खोला। वीडियो में लू यूदी ने पहले शियाओशिन के साथ शारीरिक रूप से व्यवहार किया, लेकिन शियाओशिन ने वापस लड़ाई नहीं की। फिर मैंने वे चीजें सुनी जो लू यूदी ने कहीं और मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वीडियो तब समाप्त हुआ जब लू यूदी ने कहा, मुझे शर्म आती है कि इस स्कूल में आप जैसा कोई है। उसके बाद कुछ नहीं था। मेरा पहला विचार यह था कि लू यूदी ने इसे जानबूझकर किया। वह शियाओशिन के साथ खिलवाड़ करने के लिए ही स्कूल गई थी। जो नानी ने कहा कि कई ट्रेंडिंग टॉपिक सभी इसके बारे में थे। बॉस, बेहतर होगा कि आप उन्हें पढ़ना बंद कर दें। कमेंट्स वास्तव में बुरे हैं। उसे भी सदमा लगा जब उसने उन्हें देखा।
लू यूदी सच को मोड़ने में वास्तव में अद्भुत थी। शीर्ष स्तरीय पूंजी, टॉप टियर कैपिटल की उम्मीद के मुताबिक यह डरावना था। यदि इसे दबाया नहीं गया तो शियाओशिन निश्चित रूप से गलत हो जाएगी। और यदि लू यूदी थोड़ा और दबाव डालती है, बॉस, आपकी पत्नी वास्तव में स्कूल द्वारा निलंबित हो सकती है। वह पूरी तरह से बर्बादी से केवल एक कदम दूर होगी। वह यह सोचकर मदद नहीं कर सकी कि शक्ति का होना अच्छा है। मैं वेइबो खोला। शीर्ष 5 ट्रेंडिंग विषयों में उन सभी में शियाओशिन और लू यूदी के बारे में था। मैंने अपना फोन जकड़ लिया। मेरी उंगलियां किनारों पर पीली पड़ गईं। लर्जीना ग्रुप और लू यूदी, जिंगहाओ वेस्टर्न एंट्रिक और जिंगहाओ टेस जिंगहाओ हुआ यूनिवर्सिटी शियाओशिन किसी और के रिश्ते में हस्तक्षेप करती है। एक प्रतिष्ठित 909p विश्वविद्यालय के रूप में क्यों? विश्वविद्यालय में स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इतने सारे विषय एक साथ ट्रेंड करें। किसी ने निश्चित रूप से ट्रेंडिंग सर्च के लिए भुगतान किया था। मैं उनमें से एक में क्लिक की। नीचे दिए गए कमेंट्स ने पढ़ा। सबसे पहले, मैं स्वीकार करती हूं कि यह प्रोफेसर प्रभावशाली है क्योंकि वह जिंगहाओ ग्रुप की अध्यक्ष लू की मंगेतर है। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होना चाहिए। क्या कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये दोनों कितनी भव्य हैं? धुंधले वीडियो के साथ भी आप बता सकते हैं कि वे सुंदरियाओं हैं। मैंने शियाओशिन के ट्रेंडिंग टॉपिक को फिर से क्लिक किया। बहुत से लोग उसके बैकग्राउंड को खोद रहे थे। जो उन्होंने उजागर किया वह सभी उत्कृष्ट उपलब्धियां थीं। ग्रेड छोड़ना, प्रवेश की गारंटी, शोधपत्र, परियोजनाएं और प्रकाशित किताबें, सब कुछ त्रुटिहीन था। केवल एक चीज जो कोई उजागर नहीं कर सका वह उसका पारिवारिक बैकग्राउंड था। कुछ लोगों ने इसे अजीब भी पाया कि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी लू यूदी का प्रभाव अंततः मजबूत था। जनमत पूरी तरह से लू यूदी के पक्ष में था। लोगों ने अपमान के साथ हाई यूनिवर्सिटी के आधिकारिक अकाउंट को भर दिया। स्कूल से सजा देने की मांग की। क्यों? विश्वविद्यालय के पास कमेंट्स को अस्थायी रूप से अक्षम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने कई लंबी सांसें लीं। मैं बस इसे समझ नहीं सकी। लू यूदी जाने क्यों नहीं दे रही थी? लिहाओ पहले ही वापस आ चुका था। वह अभी भी मेरे जीवन में हस्तक्षेप क्यों कर रही थी? क्या यह वास्तव में सिर्फ इसलिए था क्योंकि ब्रेकअप की बात मैंने पहले की थी? क्या लू यूदी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अपना चेहरा खो रही थी? तो उसने मुझे और शियाओशिन को निशाना बनाना जारी रखा। वह बस नहीं चाहती थी कि हम शांति से रहें। शियाओशिन का शांत जीवन मेरी वजह से बाधित हो गया था। वह हर समय एक शांत और साधारण जीवन जी सकती थी, लेकिन मेरी वजह से वह परेशानी में पड़ गई। मैंने शियाओशिन को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जनमत को बढ़ने से रोकने के लिए, हालांकि मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि लू यूदी के साथ मेरा इतिहास जनता के सामने उजागर हो। लू यूदी अब सहानुभूति और मीडिया हेरफेर का उपयोग शियाओशिन को बर्बाद करने के लिए कर रही थी। मैंने एक बयान टाइप करना शुरू किया। सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे पोस्ट को पढ़ने के लिए कुछ मिनट रुकने के लिए लिया। जब मैंने वह वीडियो और मेरी पत्नी पर फेंके गए निराधार आरोप देखे तो मेरा दिल भारी हो गया। मैंने इस तरह जनता के सामने आने की उम्मीद कभी नहीं की थी। मैं मिस लू को 26 वर्षों से जानता हूं। वह मेरी जवानी में मेरा पहला प्यार थी। हमारी शादी को पंजीकृत करने से पहले 3 दिन, क्योंकि मैंने गलती से उसके पूर्व प्रेमी की कोई चीज तोड़ दी थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। शायद अगर तुमने केवल ठंडी प्रतिक्रिया दी होती तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी निचली रेखा को पार कर दिया। हिंसा के केवल 0 या अनगिनत बार होते हैं। जब सिद्धांत और चरित्र के मामलों की बात आती है तो मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैंने कभी अपने रिश्ते को जनता के सामने प्रदर्शित करने का इरादा नहीं किया। इसमें कुछ भी सम्मानजनक नहीं है। ब्रेकअप के बाद हमें बस अजनबी बन जाना चाहिए था और एक दूसरे की दुनिया से दूर रहना चाहिए था। मेरी पत्नी शियाई और मैं अपनी शादी को पंजीकृत करने से पहले 10 से कम बार मिले थे। इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। मेरी पत्नी सौम्य लेकिन मजबूत है। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह हमेशा मुझे सांत्वना देती है। हमारा जीवन एक साथ साधारण है लेकिन भावुक रूप से गर्म भी है। तभी मुझे एहसास हुआ कि लोगों का एक साथ रहना वास्तव में ऐसा महसूस होना चाहिए। मैं उसे मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं और मैं किसी को उसे बदनाम करने या उसके बारे में बुरा बोलने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मेरी पत्नी है, वह व्यक्ति जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताने का इरादा रखता हूं। पोस्ट समाप्त करने के बाद मैंने सेंड हिट किया। मेरे पति और मैं बमुश्किल एक दूसरे को जानते थे। यदि वह और शेन उस दिन बाहर नहीं भागे होते, गिर गए होते और अपनी चाबियां नहीं खोई होती तो वह और शेन कभी एक दूसरे के रास्तों को पार नहीं कर पाते। प्रिंसिपल ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बंद किए और मुस्कुराए। मुझे तुम पर विश्वास है। जब तक तुम कहती हो कि यह गलत है, स्कूल निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करेगा। प्रतिभा दुर्लभ है। इसके अलावा जब शियाओशिन अभी भी एक छात्रा थी तो वह पहले से ही इस बच्ची को जानता था। वह अपने ग्रेड में अन्य फ्रेशमैन से 3 साल छोटी थी। फिर भी उसने उसे तुरंत भीड़ में नोटिस कर लिया।
वह उत्कृष्ट और अत्यधिक प्रेरित थी, अफवाहों के वर्णन से पूरी तरह अलग। धन्यवाद प्रिंसिपल। कॉन्फ्रेंस रूम में संक्षिप्त बैठक समाप्त होने के बाद प्रिंसिपल ने उसके जाने से पहले उसे याद दिलाया, शिया, घर जाने के बाद चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचना, अच्छा आराम करो। शियाई ने धीरे से प्रतिक्रिया दी और चली गई। वह बाहर आई और घर ड्राइव करने की तैयारी की। वह वापस जाना चाहती थी और शेन की जांच करना चाहती थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके कारण वह निश्चित रूप से परेशान महसूस करेगा। अप्रत्याशित रूप से वह स्कूल गेट के बाहर फिर से शेनयू से टकरा गई। शेनयू ने उसे पुकारा, लेकिन शियाई केवल घर जाना चाहती थी और उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। शेनयू ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। शियाओशिन, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। उसने उसे झटक दिया और अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं तुम्हें अब और नहीं छूऊंगा, बस पहले मुझे सुनो। शेनयू ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की। शियाई की अधीर अभिव्यक्ति को देखकर शेनयू ने जल्दी से अपना उद्देश्य समझाया। शियाओशिन, मैंने देखा कि तुम्हारे बारे में क्या ट्रेंड कर रहा है। मैं तुम्हें खोजने के लिए सीधे कंपनी से आया हूं। मेरे बॉस को भी इसके बारे में पता है। मेरे बॉस ने कहा कि हम अध्यक्ष लू के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी के साथ सहयोग करना होगा। तुम्हारे पास अभी जनध्यान की लहर है, इसलिए तुम्हारा नाम पहचान पहले से ही वहां है। मेरे बॉस ने कहा कि जब स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी तो वह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। क्या तुम गंभीरता से पैसे के खिलाफ जा रही हो? क्या तुम बीमार हो या क्या? मैं देखना चाहूंगा कि जब तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी तो तुम अध्यक्ष लू के खिलाफ कैसे लड़ने की योजना बना रही हो। मैं निश्चित रूप से शो देखने आऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे शीर्ष से गिरती हो। उसने अपने दिल में कई बार कोसते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसे को ठुकरा देगा। वह पहले सोचता था कि शियाओशिन सिर्फ अलग रहने का दिखावा कर रही है, लेकिन पता चला कि वह वास्तव में पागल थी। शियाओशिन ने शेनयू को अनदेखा किया। कार में बैठने के बाद उसने देखा कि उसकी एक मिस्ड कॉल थी। यह शेन की तरफ से थी। उसने तुरंत उसे वापस कॉल किया। दूसरी तरफ से लगभग तुरंत जवाब दिया गया। मैंने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरी चिंता सुनकर शियाओशिन मुस्कुराई। मेरे साथ क्या हो सकता है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। उसने पहले ही जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। उसके लिए इस तरह की चीज केवल कष्टप्रद थी, लेकिन अब इसने शीन की भावनाओं को प्रभावित किया था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे यह सुनकर कि तुम ठीक हो और भी बुरा महसूस हुआ। तुम्हें इसमें खींचने के लिए मुझे खेद है। वह जानती थी कि उसे और शेन को खुद को दोष देना चाहिए, इसलिए उसने बस कहा, मेरे आने का इंतजार करो। उसने जल्दी से फोन काट दिया, कार शुरू की और घर के लिए गति पकड़ ली। जब वह पहुंची तो शेन मेज पर कटोरे और चॉपस्टिक सेट कर रहा था। वह उसके पास गई और मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। मैं वापस आने के रास्ते में थोड़ी देरी हो गई। मैं शेनयू से टकरा गई। उसने मेरा ध्यान भटकाने के लिए विषय बदलने की कोशिश की। ऐसा लगता था कि उसने मुझे पहले कभी नहीं बताया था कि शेनयू उसे खोजने आया था। उसने वैसे भी शेनयू को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। इसके अलावा यहां तक कि उसे शेनयू के शब्द हास्यास्पद लगे थे। तो उसने शेन को इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसे और शेन को इसे सुनना अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे परवाह है कि क्या यह तुम्हारे मूड को प्रभावित करता है? एकमात्र चीज जिसकी वह परवाह करती थी वह मैं थी। जब तक मैं खुश था तब तक उसे वास्तव में किसी बात का डर नहीं था। मैं अंदर से थोड़ी अधिक राहत महसूस की। शेनयू के अंतिम बार आपसे मिलने के बाद उसने मुझे स्कूल गेट पर भी रोका, इसीलिए मैं देर से वापस आई और लू युदी के साथ टकरा गई। उसने जारी रखने से पहले रुक गई। वह दोनों बार मेरे पास आया। वह चाहता था कि मैं पैसे बनाने में उसकी मदद करने के लिए उसके साथ सहयोग करूं। मैंने हल्के से सूंघा। उसे अनदेखा करो, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। शियाई की आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपनी बाहों को मेरे चारों ओर थोड़ा और कस लिया। ठीक है, मैं उसके साथ परेशान नहीं होऊंगी। मैं केवल तुम्हारे प्रति अच्छी रहूंगी। उसकी आवाज धीमी और सौम्य थी। प्रत्येक शब्द मेरे दिल पर चोट कर रहा था। मैं उसे ध्यान से देखने के लिए अपना सिर उठाने में मदद नहीं कर सकी। उसकी उपस्थिति को अपने दिमाग में अंकित करना चाहती थी। एक लंबी सांस लेने के बाद मैं आखिरकार थोड़ी शांत हुई। चलो पहले खाते हैं। मैं उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि शियाई ने मुझे थोड़ा खुश करने के लिए पर्याप्त सांत्वना दी थी, फिर भी मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। मैंने केवल कुछ टुकड़े खाए। शियाई ने बार बार खाना उठाया और उसे मेरे मुंह में रखा, जिससे मैंने इसे खा लिया। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा पेट भर जाए। तुम्हारे आने से पहले मैंने एक पोस्ट लिखी थी। मैंने धीरे से बात की। शियाई ने थोड़ा रुककर मेरे स्पष्टीकरण का इंतजार किया। मैंने सिर हिलाया। मैं लोगों को तुम्हें बदनाम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या पोस्ट किया। जैसा कि उसने बात की, शियाई ने बार बार खाना उठाया और उसे मेरे मुंह में रखा, जिससे मैंने इसे खा लिया। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा पेट भर जाए। तुम्हारे आने से पहले मैंने एक पोस्ट लिखी थी। मैंने धीरे से बात की। शियाई ने थोड़ा रुककर मेरे स्पष्टीकरण का इंतजार किया। मैं लोगों को तुम्हें बदनाम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या पोस्ट किया।
शेन ने वेबो ऐप खोला, जिसका वह शायद ही कभी उपयोग करती थी। वह बस यह पूछने वाली थी कि मेरी आईडी क्या थी। जब उसने अप्रत्याशित रूप से पोस्ट को ट्रेंडिंग देखा तो पोस्ट फट गई थी। सामान्य तौर पर इस तरह के बिना किसी अनुयायी आधार फॉलोअर बेस वाले अकाउंट के लिए इतनी जल्दी ट्रेंड करना असंभव था। इतने कम समय में उसने इसे टैप करके खोला और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था। शेन को देखने के लिए मुड़ते हुए वह हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब था। मैंने तुरंत वेबो खोला और पता चला कि मैंने 1 घंटे पहले जो पोस्ट प्रकाशित की थी उसे फिर से पोस्ट किया गया था। टुवांगिंग ग्रुप और केएस ग्रुप के आधिकारिक अकाउंट्स ने दोनों को फिर से पोस्ट किया था। टुवांगिंग ग्रुप ने फिर से पोस्ट किया, हमारी युवा महिला का बचपन का प्रेमी हर वाक्य में सच कह रहा है। युगल का रिश्ता सामंजस्यपूर्ण है। कृपया खुद को हथियारों के रूप में इस्तेमाल न होने दें। केएस ग्रुप ने फिर से पोस्ट किया, हमारे अध्यक्ष के भाई और प्रोफेसर का मामला हमारे द्वारा पूरे समय देखा गया था। हमारे अध्यक्ष की प्रोफेसर शिया के प्रति बहुत अच्छी धारणा है। हर कोई कृपया अपने शब्दों को देखें। इसे पढ़ने के बाद मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जैसा कि उनसे उम्मीद थी, 2 प्रमुख निगमों के आधिकारिक अकाउंट्स के साथ चीजों को सत्यापित करने के लिए आगे आने के बाद जनमत तुरंत दिशा बदल गया। कमेंट सेक्शन इसमें बदल गया तो हमें फिर से हेरफेर किया गया। लू ने अपने मंगेतर को मारा जब वे पंजीकरण करने वाले थे। अच्छी बात है कि वह जल्दी से भाग गया। अपने पूर्व प्रेमी की चीजों पर अपने मंगेतर को मारना, हाँ, इसका बचाव करना कठिन है। मुझे याद है अध्यक्ष लू उन कंपनियों के मालिकों के साथ करीबी थी, है ना? यह प्रफुल्लित करने वाला है। यहां तक कि उसके अपने दोस्त भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अध्यक्ष लू वास्तव में अपने पूर्व प्रेमी से आगे नहीं बढ़ सकी, इसीलिए उसने अपने पूर्व प्रेमी की पत्नी को बर्बाद करने की कोशिश की। अब सब कुछ समझ में आता है। ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद जिसे शेन ने लिखा था, शियाई ने चुपचाप अपने आप में आह भरी। पूरे जनता के सामने अपमानजनक कुछ क्यों लाएं? जैसा कि उसने कहा था, इस तरह की चीज सम्मानजनक या गरिमापूर्ण नहीं थी। इसे सबसे अच्छा भुला दिया जाएगा। मैंने उसे देखा और धीरे से कहा, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं कहा होता तो आप गलत समझ ही जाती और आप केवल उनकी शिकार बनी क्योंकि आपने मुझसे शादी की। शियाओशिन ने जारी रखा, लेकिन आपसे शादी करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह केवल एक छोटा झटका है। यह हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। क्या आप इस तरह की किसी चीज के लिए मुझे पसंद करना बंद कर देंगे? मैंने अपना सिर हिलाया। बेशक नहीं, अधिक से अधिक। वह बस उसके प्यार की सड़क पर एक बाधा थी, नहीं, एक कदम पत्थर की तरह। उसका अस्तित्व केवल शेन के साथ उसके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। हर बार लू यूदी ने परेशानी पैदा की। उसका शेन के साथ रिश्ता केवल गर्म हो गया। रिश्ते के विकास में योगदान करने के लिए पूर्व प्रेमी का धन्यवाद। उनके खाने और सफाई खत्म करने के काफी देर बाद शियाओशिन को अपने ससुर का फोन आया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, लूसिंगी ने बात की। यूसिन, तुम्हारी माँ और मुझे इसके बारे में अभी पता चला। हम बूढ़े हो गए हैं। हम इंटरनेट के साथ नहीं चल सकते। शियाओशिन ने धीरे से प्रतिक्रिया दी। पिताजी, यह कुछ भी गंभीर नहीं है। मैंने पहले ही पुराने लू से संपर्क कर लिया है। चिंता मत करो, इसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। स्थिति के बारे में सीखने के बाद उसने तुरंत लू यूदी के पिता से संपर्क किया। पुराने लू भी गुस्से में थे। धन्यवाद पिताजी। हालांकि यह एक फ्लैश मैरिज थी। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। थोड़ी देर तक चैट करने के बाद वे अंततः फोन काट दिए। लू यूदी से संबंधित वीडियो और ट्रेंडिंग विषय वास्तव में हटा दिए गए थे, लेकिन जो पोस्ट शेन ने लिखी थी वह अभी भी थी और इसे लोंगहेंग मीडिया ग्रुप द्वारा फिर से पोस्ट किया गया था। इस बार चीजें और भी ज्यादा फट गईं। ऑनलाइन स्थिति और भी जीवंत हो गई। लोंगहेंग मीडिया ग्रुप ने बिना कोई कमेंट जोड़े ही इसे फिर से पोस्ट किया, लेकिन कमेंट्स में लोग तुरंत जिज्ञासु हो गए। इस यूसिन के पास क्या बैकग्राउंड है? पहले उसे समर्थन देने वाले कॉरपोरेट समूह थे और अब यहां तक कि लोंगहेंग मीडिया ग्रुप, जो व्यावहारिक रूप से मनोरंजन उद्योग के आधे हिस्से को नियंत्रित करता है, उसने अपना बयान फिर से पोस्ट किया है। लोग जिज्ञासु कैसे नहीं हो सकते? जल्द ही जो शिनटोंग ने उसे एक मैसेज भेजा, यूसिन, क्या तुम शेन यू के लिए कुछ करने के लिए सहमत हुई? शियाओशिन अभी भी सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों पूछेगी, जब जो शिनटोंग ने एक और मैसेज भेजा। मीडिया कंपनी जिसमें शेन यू काम करता है, लोंगहेंग मीडिया ग्रुप की एक सहायक कंपनी है और लोंगहेंग मीडिया ने अभी शेन के पोस्ट को फिर से पोस्ट किया है। क्या तुम दोनों किसी तरह के समझौते पर पहुंचे? आखिरकार इस तरह की चीजों के साथ पेशेवरों को इसे संभालने देना बेहतर है। उसे लगा कि शियाओशिन ने शायद समझौता कर लिया है। आखिरकार सार्वजनिक विवाद में खींचा जाना कष्टप्रद था, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका बैकग्राउंड आसानी से ऑनलाइन पाया जा सकता है। शियाई अवाक थी। नहीं, मैंने सचमुच शेन यू को दफा होने के लिए कहा। उसने यहां तक कहा कि वह मुझे बर्बाद देखने का इंतजार करेगा। जो शिनटोंग को अचानक कुछ याद आया। मैंने सुना है
कि लू यूदी और लोंगहेंग मीडिया के वर्तमान बॉस निंग युआंगेन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जहां तक वे एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं करते, शायद केवल वे दोनों ही जानते हैं। शायद यह जानबूझकर था। शायद वह बस लू यूदी को नापसंद करता है। वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि शेन यू एक अच्छा व्यक्ति है। नहाने के बाद मैं बिस्तर पर गई और चेक करने के लिए फिर से वेइबो खोला। जनमत पूरी तरह से बदल गया था। इसका अधिकांश हिस्सा अब उन निगमों के बीच संबंधों पर चर्चा कर रहा था। बहुत कम लोग अभी भी शियाओशिन के बारे में बात कर रहे थे। इंटरनेट की दुनिया हमेशा तेजी से चलती है। कुछ दिनों में लोग शायद शियाओशिन को पूरी तरह भूल जाएंगे। उसने आखिरकार मेरी चिंताओं को थोड़ा कम कर दिया। फिर मैंने ज़्यांग्यू और वर्नर को मैसेज भेजे। आज के लिए आप दोनों का शुक्रिया। चू वर्नर ने पहले जवाब दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल ने पहले लू यूदी को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह हमेशा बहुत व्यस्त रहती थी, खासकर शियाओशिन को हाई यूनिवर्सिटी से स्नातक करने का पता चलने के बाद। उसके लिए अचानक अपनी ऑल्मा मेटर पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसकी यही योजना थी। किसने सोचा होगा? मेरे जवाब देने से पहले वर्नर ने एक और मैसेज भेजा। तुम्हें शायद सांत्वना देनी चाहिए। लू यूदी ने जो कहा उसने वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई होगी। एक युगल के रूप में एक साथ रहना। रिश्ता इस बारे में नहीं है कि किसके पास अधिक पैसा है। आप में से किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। जब तक वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, क्या वह काफी नहीं है? मैसेज देखकर मैंने अपनी मुस्कान को सिकोड़ा। वर्नर वास्तव में बात करना जानता था। यिनबी लू यूदी द्वारा कही गई बातों की परवाह नहीं करती थी। चू वर्नर थोड़ा हैरान था। इस हद तक भावनात्मक रूप से स्थिर होना मूल रूप से एक भगवान बनने जैसा है। चैट समाप्त करने के बाद मैंने अपना फोन बंद कर दिया और दरवाजे की ओर देखा। शियाई अभी भी वापस नहीं आई थी। मैं उठी और अध्ययन स्टडी की ओर धीरे से दरवाजा धक्का दिया। मैंने अंदर झांका। शियाई ने अपने पेन से लिखना बंद कर दिया और मुझे बुलाया। मैं अपनी चप्पल पहनकर अंदर और धीरे से मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? तो मैंने डेस्क पर रिपोर्टों पर नजर डाली और पूछा। शियाई ने धीरे से पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं काम करूं? मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, आगे बढ़ो। मैं बस यह देखने आई तुम क्या कर रही हो। मैं चिंतित कि वह अकेले चुपचाप परेशान हो सकती है। कोई और काम नहीं। वह बेडरूम में लौट और पूरी रात जागती रही। उसी समय मेरा फोन भी बजता रहा। कभी कभी मैं वास्तव में बहुत स्पष्ट सिर नहीं होती। मैं बस जीवन के माध्यम से मॉडल करती हूं। लेकिन मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती। तुम वास्तव में अद्भुत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। शियाओशिन मुझे देखने के लिए मुड़ी और तुरंत समझ गई कि मेरा क्या मतलब था। मैं चिंतित थी कि लू यूदी के शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई है। मैं उन निरर्थक शब्दों की परवाह नहीं करती। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। अजनबियों से प्यार करने तक। जहां तक लू यूदी की बात है, अगर वह इसे नहीं पा सकती है तो ऐसा ही हो। मैंने उसे चूमा और तकिए के नीचे हाथ पहुंचाया, समय की जांच करने के लिए अपने फोन की तलाश में। यह शायद पहले ही आधी रात हो चुकी थी। जिस पल मैंने स्क्रीन अनलॉक की, मैं दंग रह गई। ज़्यांग्यू, वर्नर और जो नानी सभी ने मुझे ढेर सारे मैसेज भेजे थे। टाइमर स्टैम्प्स ने दिखाया कि उन्हें भेजा गया था। जब हम उसके बीच में थे तो मैंने पहले ज़्यांग्यू के मैसेज खोले। पवित्र बकवास। शियाओशिन का बैकग्राउंड किस प्रकार का है? वह शिया परिवार की बेटी है। शिया याओचुआन उसका बड़ा भाई है। उसने वास्तव में इसे अच्छी तरह छिपाया। मैं पूरी तरह दंग रह गई थी। मैंने पहले शिया याओचुआन के बारे में सुना था। यिनहांग इंटरनेशनल और होंग दोनों उससे संबंधित हैं। स्वर्ग का एक सच्चा पसंदीदा बेटा। फिर भी वह शायद ही सार्वजनिक दृष्टि में दिखाई दिया। ऑनलाइन उसकी शायद ही कोई तस्वीरें थीं। मैंने चेक 1S और जो नानी की चैट विंडो खोली और वे दोनों शियाओशिन के बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ रहे थे। मैंने फोन स्क्रीन शियाओशिन के सामने रखी। लापरवाही से मैंने पूछा, तो आपका बैकग्राउंड वास्तव में क्या है? शियाओशिन एक पल के लिए जम गई। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वह तुरंत उठी और अपना फोन खोजने की जल्दी की। मैंने वेइबो खोला। नंबर 1 ट्रेंडिंग विषय शिया याओचुआन था। जिसके बाद शियाओशिन, अमीर वारिस जिसने नीचे शादी की। मैं दंग रह गई थी। मेरे दिल में घबराहट की एक झलक उठी। मुझे डर था कि लोग फिर से शियाओशिन को कोस रहे हैं। इसलिए मैंने पहले शियाओचुआन के ट्रेंडिंग टॉपिक को क्लिक किया। शियाओचुआन ने हुई ग्रुप के बयान को फिर से पोस्ट किया। हमारी युवा महिला हमेशा सुंदर और ईमानदार रही है। वह लू यूदी के प्रकार के खेल नहीं खेलती है। लेकिन मैं काफी दुष्ट व्यक्ति हूं। मेरी बहन जो नहीं कर सकती, मैं उसके बड़े भाई के रूप में उसके लिए कर सकता हूं। यदि अध्यक्ष लू को लगता है कि जीवन बहुत सुस्त है, तो वह मुझे खोजने के लिए बहुत स्वागत है। मैंने अपना सिर खुजलाया, फिर भ्रमित होकर कमेंट सेक्शन खोला। बड़ा भाई,